तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि 3 वेरिएबल्स के इफेक्ट में आया, यानी 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको डिफाइन करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ी। सबसे पहली क्वांटिटी थी करंट ऑन इन द कंडक्टर। पहली क्वांटिटी तो ये थी जिसकी वजह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आया। दूसरी क्वांटिटी थी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। और तीसरी क्वांटिटी जो कि इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये एक तरीके से अपने लिए इंडिपेंडेंट है। करंट इंडिपेंडेंटली फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली फ्लो कर रहा है। इनकी डिपेंडेंसी में एक थर्ड इफेक्ट आया, और वो क्या आया? फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स ऑन द कंडक्टर या मोशन ऑफ द कंडक्टर। मोशन ऑफ द कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बोला, एक बार फिर से समझते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने ये बोला कि अगर एक कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है, ये कंडक्टर जो है ये करंट कैरिंग कर रहा है, और इस करंट कैरिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, करंट कैरिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। और इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द करंट। इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द करंट। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द करंट? क्योंकि ये कैलकुलेट कर लिया था कि करंट और फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं, तो जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, जो फोर्स लगेगा, अच्छा आकांक्षा बोल रही है सर कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो जो फोर्स लगेगा अगर मेरे जो फील्ड है और मेरा जो करंट है ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो जो फोर्स लगेगा वो एक थर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वो मैक्सिमम फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, हम दो लिमिट्स को जरूर डिस्कस करते हैं। कौन सी? ये आप इंटीग्रेशन 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दो चीजों को आप जरूर पढ़ोगे। तो भाई अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम फोर्स, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम फोर्स। तो जो मैक्सिमम फोर्स एग्जिबिट होगा वो तब होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और जो मैक्सिमम फोर्स एग्जिबिट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन बना देंगे। यानी ऑल थ्री क्वांटिटीज, force, field, current are mutually perpendicular to each other. So what did Fleming left hand rule concluded? Conclude that if your forefinger is representing the direction of magnetic field, if your middle finger is representing the direction of current, then your thumb will indicate the force on the conductor such that all three fingers are mutually perpendicular to each other. This is mutually perpendicular, this is mutually perpendicular, and if you'll see like this, these are all mutually perpendicular to each other. Fleming left hand rule is used to find the direction of force, used to find the direction of force produced due to the presence of current and magnetic field. खत्म। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इतना था कि कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, आपको ये मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं, वीडियो आने वाली है आपकी एक, कि किस तरीके से मोटर में जब करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है उसके अराउंड, तो उस करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में जो रोटर पार्ट होता है मोटर का, रोटर, रोटर मतलब रोटेटिंग, ठीक है, जो रोटर पार्ट होता है वो अपने आप फोर्स लगाता है और मूवमेंट होने लग जाती है, और मोटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और उसका यूज आप अलग अलग चीजों में करते हो। जैसे कि आपकी रोबोटिक कार्स हैं, रोबोटिक कार्स में क्या यूज हो रहा है? वो सोलेनॉइड अंदर बनाया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो व्हील्स कैसे घूम रहे हैं? ऐसे करके आगे जा रहे हैं। अच्छा, इन व्हील्स को पीछे भी लाना होता है?
कार में रिवर्स गियर भी होता ना, सोचो कार में रिवर्स गियर नहीं होता तो कैसी अजीब सी कंडीशन होती। यस आप सर। ऊपर से भी धक्का लगा के पीछे करते, मतलब क्या ही फायदा फिर कार खरीदने का। तो रिवर्स गियर करने के लिए क्या करना है, अगर मोटर कनेक्ट करी है तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। फोर्स की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन के डिपेंडेंट है, तो जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, फोर्स की डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो जाएगी। चेंज आएगी। करंट डिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने हमें समझा दिया, जिसकी सर बदौलत हम, हाँ सर अभी आपने कहा सर अगर हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे फोर्स तो नहीं, सर करंट। करंट की फोर्स नहीं, करंट की, सर फोर्स इज एन आउटकम। तो सर फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, और सर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करी कर तो। दी तो भी चेंज होगी। ऑल थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मान लो ये वाली है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। अब करंट की डायरेक्शन तो यही रहने दी, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दी, मतलब इसको यूं घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे तो करंट की डायरेक्शन तो यही रही, फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ आ गई, तो फोर्स कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो किसी भी इन तीनों में से ये दोनों चीजें, ये तो डिपेंडेंट है, इन दोनों चीजों को चेंज करते रहो, चेंज कर करके देखो फिंगर को, क्या थंब की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है। ऐसे करेंगे थंब ऐसा हो जाएगा, 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 ऐसे करेंगे तो थंब ऐसा हो जाएगा। यानी कि फील्ड की चेंज करी, फोर्स की चेंज होगी, करंट की चेंज करी, फोर्स की चेंज होगी, फील्ड और करंट दोनों की चेंज कर दी, फोर्स की चेंज हो गई। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, बिलीव मी, इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट विच यू नीड टू राइट इन एन एग्जाम, इट इज एन इमोशन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एन इमोशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि किस तरीके से मैं फील्ड और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। हाँ, आकांक्षा कह रही है कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर ना हो तो फर्क पड़ेगा क्या, जरूर पड़ेगा आकांक्षा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो फोर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। कैसे कम होगी भाई, सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप, अभी समझाता हूँ। हमने वर्क डन पढ़ा था, याद होगा आपको, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको रिवाइज करते हैं। जब ये वर्क डन पढ़ा था तो मैंने आपको एक और थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और आपने वहां पे मेरे को बोल दिया सर क्या पढ़ा रहे हो, एफ डी एस कॉस थीटा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो चीज डिस्प्लेस हो रही है, ये तो वर्क डन हो गया, लेकिन फोर्स लगा रहा हूँ और वो चीज डिस्प्लेस हो रही है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है भाई। तब मैंने आपको बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो एंगल कितना है, आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती थी तो फोर्स मैक्सिमम आता था, एफडीएस आता था। अच्छा, जैसे जैसे मैं ये एंगल की वैल्यू बढ़ाता जाता था, तो वो जो फोर्स और एंगल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही थी, तो ये वर्क डन की वैल्यू कम होती जा रही थी, क्योंकि 1 से cos थीटा की वैल्यू, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा फिजिक्स समझने में। 1 से 0 cos थीटा की वैल्यू जाती है कुछ इस तरीके से, ये मेरा कर्व ना ध्यान रखना, इस तरीके से जाती है, ठीक है। कॉस का कर्व इस तरीके से होता है, यानी ये 0 है मेरा और ये मेरा 90 है, जबकि साइन थीटा का कर्व, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखना जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। साइन थीटा का कर्व कुछ इस तरीके से होता है, साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री पे 1 होता है, मैक्सिमम होता है, साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है। कॉस थीटा यहाँ यूज हो रहा था, साइन थीटा कहाँ यूज हो रहा है, अरे भाई साइन थीटा यूज हो रहा है यहाँ पे, एफबीआई में यूज हो रहा है सर साइन थीटा परपेंडिकुलर। साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। साइन थीटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री की वैल्यू 1, यानी मैक्सिमम, यानी करंट और फील्ड के बीच में अगर एंगल बन गया 90 डिग्री,
तो फोर्स हो जाएगा सर मैक्सिमम। और वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ये बोल सकते हो आपकी साइन थीटा का फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और करंट। समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने पे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके एब्जॉर्व कर लो इस बात को, रिकॉर्डिंग भी कर लो तो वही दोबारा सुनना, ठीक है। तो आप आगे जाके पढ़ोगे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BIL साइन थीटा। या आप पढ़ोगे आगे, अभी नहीं पढ़ोगे। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, साइन थीटा मतलब एंगल, एंगल डिपेंडेंट फोर्स। तो ये पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी आप यही समझ लो कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो इसलिए यूज किया है, जो म्यूचुअल 7 कैसे है 7 तो मैंने लिखा ही नहीं है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो इसलिए है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में आती है, ठीक है। 7 नहीं लिखा मैंने, F लिखा है, F लिखा है। ओके सर। अच्छा, तो इसका यूज करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको वो वीडियो दूंगा, आप उसे देखना, फिर मैं इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाऊंगा, आपको और समझ में आएगा। अभी मैं आपको सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेके जाने वाला हूँ, जो कि एक और वन ऑफ द अमेजिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ कशिश, हम फिंगर्स को चेंज कर सकते हैं, हम फिंगर्स को चेंज कर सकते हैं। क्या कंफ्यूजन है सोलेनॉइड को लेके टिया? सर जो सोलेनॉइड है वो बस कॉइल्ड वायर है या फिर किसी कंडक्टर के ऊपर कॉइल्ड वायर है? नहीं 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 नहीं, कंडक्टर के ऊपर कॉइल्ड वायर है, और इस तरीके से कंडक्टर के ऊपर कॉइल्ड वायर है कि अब आप उसके अराउंड अगर किसी चीज को लेके आओगे तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी उस कंडक्टर पे, ठीक है। उसके अंदर अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी, अपने आप मूवमेंट शो करने लग जाएगी। सोलेनॉइड ये होता है। अगली वीडियो जो आएगी ना उसमें बताऊंगा सोलेनॉइड क्या है। कि वो जो मोटर है ना, मोटर के अंदर वाइंडिंग्स हो रही है और पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो वाइंडिंग्स और मैग्नेट की जो असेंबली है वो पूरी एक सोलेनॉइड है, वो पूरी एक सोलेनॉइड है। और उसके ऐसे बीच में ऐसे लगा होता है एक्सल, एक्सल मतलब रोटेटिंग पार्ट, ये रोटेट करता है इफेक्ट से। ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आएगा आपको? तो अच्छी बात है आप ये डाउट्स जो है अभी पूछ रहे हो, क्योंकि बिलीव में 12th में भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये सोलेनॉइड है क्या। रट लिया है कि ऐसे तरीके ना कोइलिंग कर दो सर और 2 फॉर्मूला लिख दो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हिला हुआ है। तो आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें अपने। अच्छा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मुझे करंट को फ्लो करवाना है, इस कंडक्टर में मुझे करंट को फ्लो करवाना है। तो रजनीश, इस कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए मैं क्या यूज करूं कि इसमें करंट आ जाए? है रजनीश क्लास में? हाँ है, बताओ भी रजनीश, इस कंडक्टर में ऐसा क्या कर दूं कि करंट फ्लो हो जाए? ठीक है, चैट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो जिनको पता है, लेकिन जिनसे पूछ रहा हूँ वो माइक ऑन करके आंसर करें। वायर कनेक्ट कर दूं, मतलब वायर कनेक्ट करने से अपने आप करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। रजनीश प्रेजेंट हो नहीं हो? अगली क्लास से मैं क्या करूंगा कि जो लोग ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते ना उनको रिमूव कर दूंगा, अटेंडेंस भी नहीं लूंगा, ठीक है, और रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा। तो आशीष कह रहा है कि सर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, बिल्कुल सही बात है। कशिश ने कहा कि सर उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कर दो, ये अभी मेरे को कंसेप्ट समझाना है कशिश, तो अभी तो ये नहीं करूंगा मैं। आकांक्षा कह रही है सर बैटरी कनेक्ट कर दो, और हितेन कह रहा है सर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दो वायर के थ्रू कनेक्ट करके, बहुत सही। तो सिंपल सी चीज है, इसको अगर मुझे करंट ट्रांसफर करवाना है तो सिंपल इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई होगा उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा तो करंट जनरेट हो जाएगा और मेरे कंडक्टर में भी आ जाएगा। मतलब जैसे कि मुझे अगर अपने बल्ब को जलाना है,
सिंपल है। तो बल्ब को जलाने के लिए अपना स्विच ऑन करना होता है। तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक की लगी है, तो स्विच जब भी ऑन कर रहे हैं वो की क्या हो जा रही है, क्लोज हो जा रही है, तो सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंडक्शन, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। एक और सवाल कि अगर मेरा कंडक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, मेरे पास कंडक्टर प्रेजेंट है लेकिन मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरे पास बैटरी नहीं है, क्या अब भी मैं इस कंडक्टर में करंट ट्रांसफर करवा सकता हूं? समझ रहे हो मेरी बात? कंडक्टर पड़ा हुआ है मेरे पास, यही कंडक्टर लेके आ गया मैं दोबारा से, लेकिन बैटरी नहीं है इसको कनेक्ट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए, क्या अब भी मैं करंट इसमें ट्रांसफर कर सकता हूं? कंडक्टर मैग्नेट नहीं है, ठीक है, कंडक्टर सिर्फ नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल करंट कैरिंग डिवाइस। हाँ कशिश ने बता दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ क्या, एक तो कंडक्शन को हम समझ चुके थे, ठीक है, कंडक्शन को हम समझ चुके थे, राइट, हितेन ने भी सही बता दिया। अब हमें एक प्रिंसिपल समझना था इंडक्शन का। किसका प्रिंसिपल समझना था? इंडक्शन का। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, यू आर ट्रांसफरिंग चार्ज, यू आर ट्रांसफरिंग करंट, यू आर सब ट्रांसफरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, you are transferring magnetic field, anything, any physical quantity you are transferring, and that too without touching that current carrying conductor, उसको टच करे बिना आप चीजों को ट्रांसफर कर रहे हो, that is known as, that is known as induction, simple, it is known as induction, right? हीटिंग से रिलेटेड अभी नहीं है, हीटिंग से रिलेटेड नहीं है, इंडक्शन इज नॉट दैट हीटिंग से रिलेटेड, वो इंडक्शन कुकर आपका नाम है एक डिवाइस का, क्योंकि वो इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर मुझे करंट को फ्लो करवाना है विदाउट टचिंग दैट कंडक्टर, विदाउट कनेक्टिंग इट विद द सर्किट बैटरी, देन आई विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो सवाल आता है कि इंडक्शन करेंगे कैसे? So there are some good methods in order to induce, in order to induce potential difference and hence current, in order to induce potential difference and hence current. क्यों potential difference and hence current? क्योंकि current is an outcome of potential difference, current is an outcome of potential difference, potential difference ही नहीं होगा current कैसे produce होगा भाई? इसको करने के लिए एक एक्टिविटी 13.8 है आपके चैप्टर में, पेज नंबर हमारा 233 है, पेज नंबर 233 हो गया, और एक्टिविटी हमारी 13.8 है। इस एक्टिविटी में क्या किया, एक ऐसे असेंबली बनाई, वाइंडिंग्स कर दी इसमें, ठीक है, कॉइल ऑफ वायर ऑफ AB एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो टर्न्स है ये ज्यादा है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया भाई, इसको ना गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया इसे श्रुति, तो क्या गैल्वेनोमीटर इसे पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर देगा और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? श्रुति शाह, ठीक है। हितेन कह रहा है हाँ सर बिल्कुल, आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, करंट आ जाएगा सर, वहां से उस करंट का यूज करके मैं बल्ब जला लूंगा साइड में। सही बात है क्या ये? श्रुति शाह, आशीष कह रहा है सर ऐसे कैसे हो जाएगा, आप गैल्वेनोमीटर से ही करंट, मतलब ऐसे क्या कर रहे हो सर, जादूगर हो आप? उदित भी कह रहा है नहीं सर नहीं, गलत बोल रहे हो आप, ठीक है, कशिश भी मना कर रही है। तो भाई गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, अवेयर रहने की जरूरत है। क्यों नहीं होगा? गैल्वेनोमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,
इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर का यूज जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट इन दोनों का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है भाई। ठीक है, तो सर आप कैसे गैल्वेनोमीटर से करंट प्रोड्यूस करवाओगे? गलत बोल रहे थे। इट इज लाइक आपके घर में पानी आता है और पानी आता है, फिर उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाने के लिए आपके टैंकर्स में आप मोटर का यूज करते हो। तो वो जो बीच में मीटर लगा होता है जिसमें रीडिंग्स आती रहती हैं पानी की कि भाई इतना आ गया और इतना आ गया, पापा मम्मी बोलते हैं पानी का बिल बहुत आ रहा है, पानी साफ आता नहीं है। तो ये मीटर जो है, क्या ये मीटर पानी सप्लाई करता है आगे? क्या ये मीटर प्रेशर क्रिएट करता है? नहीं नहीं नहीं, ये मीटर सिर्फ रीडिंग्स देने के काम आता है। इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ measuring instrument. Similarly, galvanometer is not a supplying instrument, it is a measuring instrument. measure कर रहा है। अब अगर ये measuring instrument है तो करंट लाए कहां से? तो किया क्या, एक मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है भाई, ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। मैग्नेट को लेके आए भाई, इसके पास ना ऐसे करके ये मैग्नेट है, इसको लेके आए और ये मेरा सर्किट है, ऐसे लेके आ रहे हैं इसके आसपास, ऐसे सीधा लेके आ रहे हैं, अभी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, एक ही डायरेक्शन, नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये देखा कि भाई गैल्वेनोमीटर जो है उसका जो नीडल था, जो सेंटर पे लोकेटेड था, उसने डिफ्लेक्शन शो किया और वो राइट हो गया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है। क्या इंड्यूस हुआ है? कंडक्ट नहीं, इंड्यूस। इंड्यूस मतलब मैंने टच नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है तो इस सर्किट में करंट भी इंड्यूस हुआ होगा, इस सर्किट में करंट भी इंड्यूस हुआ होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बता रहा है। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड जब मूव कर रहा है तो फटाफट से गैल्वेनोमीटर ने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बता दिया। अब ये जो मूव कर रहा था इसको मैंने एक जगह रख दिया, इसको मैंने एक जगह रख दिया। अब इसको जब मैंने एक जगह रखा तो मैंने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी जो नीडल है ये वापस यहाँ जा रही है भाई। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से तो फर्क नहीं पड़ रहा, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट है इसको वापस ले जाने लगा, यहाँ लाया वापस ले जाने लगा, तो गैल्वेनोमीटर ने मैग्नीट्यूड उतना ही शो किया लेकिन डायरेक्शन कर ली अपनी अपोजिट। जो नीडल है उसकी डायरेक्शन उसने कर ली अपोजिट। क्यों? पूरे को समझते हैं। कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, आई वुड से हियर ओनली कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। क्यों? चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनपुट, रैंडमाइजेशन ऑफ चार्जेस होने लगा, वो एक्साइट होने लगे, चार्जेस का फ्लो होने स्टार्ट होता है तो फिर करंट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट करंट, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट करंट। पहले क्या पढ़ रहे थे? मूविंग करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या पढ़ रहे हैं? मूविंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट करंट। पहले जो पढ़ रहे थे मूविंग करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम कंडक्शन का यूज कर रहे थे, बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे सर्किट को, करंट कंडक्ट हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहे हैं, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं भाई? इंडक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी 13.8 से मुझे ये पता लगा कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट करंट and that direction of current is also depending upon the direction of magnetic field. Direction of current, the induced current is depending upon the direction of magnetic field. As we are changing the direction of field, the direction of current is getting automatically changing, right? Activity समझ में आई क्या? Activity समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है,
टेस्ला कॉइल मेंशन किया आशीष गुप्ता ने। यस, जो हमारी टेस्ला कॉइल है ना, उसमें भी हमारा ट्रांसफॉर्मर का सर्किट होता है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो इंडक्शन का ही यूज करता है, ठीक है। तो सेम 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 चीजें होती है, थोड़ी और बड़े लेवल पे होती हैं। अच्छा, अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी क्या कह रहा है, अभी तो हमने ऐसे किया, एक नॉन कंडक्टिंग रॉड ली, एक्टिविटी 13.9, एक नॉन कंडक्टिंग रॉड ली, इसमें ऐसे वही वाइंडिंग कर दी अपनी, लेकिन इस बार क्या किया कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, इन वाइंडिंग्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और एक कॉइल ली दूसरी, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, उसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किया, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये मेरी कॉइल 1 थी, इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल, यानी मेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव कॉइल। और ये मेरी एक कॉइल थी, इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल। अब जब यहाँ पे मैंने ये की, मान लो यहाँ पे की भी लगा लेते हैं, यहाँ पे मैंने की को जब क्लोज कर दिया तो होगा क्या, बैटरी से करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, करंट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हमने नॉन कंडक्टिंग रॉड भी लगा रखी है ताकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई इस जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें जब करंट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या सेकेंडरी कॉइल में भी यहाँ से जाता हुआ करंट ट्रांसफर हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर देगा? ये मेरा सवाल है। भाई प्राइमरी में मैंने कर दिया तो युक्ति सेकेंडरी कॉइल में भी करंट ट्रांसफर हो जाएगा क्या? युक्ति बताओ। लो यार, हितेन और कशिश तो मना कर रहे हैं, सर ऐसे नहीं होगा। सोनल ने भी मना कर दिया, आकांक्षा ने भी मना कर दिया, कनक ने भी मना कर दिया, सारे मना कर रहे हैं। मैंने क्या गलत बोला है कि करंट इससे इसमें ट्रांसफर हो जाए, भाई कंडक्ट हो जाए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिया? रिया क्यों नहीं होगा? भाई कल से ध्यान रखना, नो रिस्पॉन्स नो क्लास, सिंपल रूल ऑफ फिजिक्स, नो रिस्पॉन्स नो क्लास, इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड आई विल नॉट टेक योर क्लास, सिंपल। भाई बीच में नॉन कंडक्टिंग रॉड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड से करंट कैसे चला जाएगा? तो इससे तो करंट ट्रांसफर डाउनलोड कर लेने, बीच में करंट जो है वो ट्रांसफर, डाउनलोड नहीं आते क्या तेरे करने? ठीक है जट्टू बस तुझे फोन चलाना आता है बस। हाँ अंशु, फोन ही चलाना आता है, माइक ऑफ कर लो यार। तो इससे करंट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ना, इस गैल्वेनोमीटर ने एक सडन डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया सडन, और फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। ये इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या है, मूविंग करंट। मूविंग करंट क्या जनरेट करता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड मूव करता हुआ है, करंट मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है, फटाफट से मूव कर रहा है। मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसमें, प्राइमरी में जनरेट हुआ, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में जनरेट हुआ, प्राइमरी में तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक करंट था। इसमें करंट ट्रांसफर होने लगा, इसमें करंट ट्रांसफर होने लगा, और इस करंट से फटाफट से गैल्वेनोमीटर जो है, अब टिया कह रही है सर ये मैग्नेटिक फील्ड मूव कैसे कर रहा है? अच्छा देखो, जब करंट ट्रांसफर होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड अपने ऐसा फैलता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो मेरी बात। तो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड होने लग रहा है ऐसे करके, यहां से जा रहा है, कहीं से जा रहा है। जब पानी ऑन करते हो, टैप को ऑन करते हो तो पानी ऐसे फ्लो करता है ना, इसी तरीके से जब आपने करंट ऑन कर दिया, फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट। I know time is getting over, मतलब don't worry about that.
तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यों मूवमेंट? करंट आया, ऐसे फैलना स्टार्ट किया मैग्नेटिक फील्ड ने, उसकी वजह से करंट जो इंड्यूस हो गया यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो गया। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मतलब क्या अमेजिंग सी असेंबली बना दी यार जिन्होंने भी डिस्कवर किया। करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से फिर से करंट। हाँ, तो करंट की रीडिंग बता रहा है कांचा, वो करंट की रीडिंग बता रहा है, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की रीडिंग बता रहा है। और ये दोबारा से यहाँ हो जा रहा है, इंडिकेटिंग दैट सडन प्रेजेंस ऑफ करंट, क्योंकि बहुत कम हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। फिर उसके बाद अब क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन ये थी, डिस्कनेक्ट कर दिया, करंट रुक गया। यहाँ पे जो है चार्ज की अमाउंट ज्यादा हो गई थी, अब ये हाई टू लो जा रहा है, अब ये उल्टी साइड जाने लग गया। करंट जो था, जो इंड्यूस हो गया था यहाँ पे, ये उल्टी साइड जाने लग गया। और जब ये उल्टी साइड जाने लग गया तो गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही उल्टा, तो इसने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कैसे हुई होगी सिचुएशन, कैसी हुई होगी, ये नीडल है, करंट ऑन किया ऐसे, ये नीडल, ये है हमारी प्राइमरी कॉइल, करंट ऑन किया ऐसे, ऐसे आया, करंट बंद किया ऐसे हो गया। What is this? The principle where moving current is generating magnetic field, and hence with the use of that magnetic field, current is being induced in secondary coil from the primary coil. This type of concept is known as electromagnetic induction. This type of concept is known as electromagnetic induction. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, इसको ना पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैंने बहुत अपने 100% एनर्जी लेवल से समझाया आपको, आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको 200% देना है इस कंसेप्ट पे। कितना? 200%। Moving current generate magnetic field, and with the help of that magnetic field from the primary coil, we are inducing current in the secondary coil. This type of principle is known as electromagnetic induction. And for electromagnetic induction, in order to find the direction of induced current, in order to find the direction of force, we use Fleming right hand rule. तो इस सेशन के बाद जो रूल आने वाला है वो आने वाला है मेरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगली वीडियो है। और जब आप ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ोगे ना, उसके बाद सारे कंसेप्ट को इंटर रिलेट करोगे और कहानी की फॉर्म में याद करोगे पूरा चैप्टर, मतलब आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप ये जिंदगी में नहीं भूल सकते। तो प्लीज इसको पढ़ो यार, एक्टिविटी रीड करो, स्टडी करो, कंसेप्ट लिख लिख के देखो। जो अपनी कंसेप्ट है ना उन्हें लिख लिख के देखो। आशीष का क्वेश्चन है, ये सभी के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाई गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्ट सडन और कम बैक स्ट्रेट। मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो आपके लिए क्वेश्चन जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर सडन डिफ्लेक्ट होके फिर स्ट्रेट क्यों आ गया। दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। माय सेशन इज गोइंग टू एंड, time limitation is there. I will see you in the next session with this question and hence Fleming right hand rule. Thank you for joining this session. See you in the next one. Sir, have a nice day. Same to you.